नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, करनाल में तनाव, इशारा मिलते ही कूच करेंगे यूपी के किसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी की महापंचायत के बाद किसानों ने करनाल में दिखाया दम। 5000 से ज्यादा अन्नदाताओं ने जिला सचिवालय परिसर घेरा, लगाए पंडाल। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अभिषेक बैनर्जी ने बढ़ाए राजनीतिक सरगर्मी, कहा टीएमसी में आने की तैयारी में 25 बीजेपी विधायक। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। करनाल में तनाव, इशारा मिलते ही कूच करेंगे यूपी के किसान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल में किसानों और सरकार के बीच चल रहे टकराव और किसान नेताओं को हिरासत में लेने के बाद भाकियू कार्यकर्ता अलर्ट हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैयार रहने का आह्वान किया है। हरियाणा से इशारा मिलते ही उत्तर प्रदेश के किसान करनाल के किए कूच करना शुरू कर देंगे। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को किसान नेताओं की सरकार के साथ वार्ता हुई, लेकिन बात नहीं बन सकी। लघु सचिवालय की तरफ जा रहे किसानों पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने चौधरी राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव समेत अन्य किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। युवाओं के भारी विरोध करने पर पुलिस ने हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ दिया। इसका पता लगने पर भाकियू कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश छा गया। टिकैत ने किसानों से कहा कि वो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल का इंतजार करें। दिन भर चले घटनाक्रम पर सिवाया टोल प्लाजा पर डेरा जमाए बैठे भाकियू पदाधिकारियों की नजर रही। भाकियू प्रवक्ता ने किसानों से तैयार रहने का आह्वान किया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी की महापंचायत के बाद किसानों ने करनाल में दिखाया दम। 5000 से ज्यादा अन्नदाताओं ने जिला सचिवालय परिसर घेरा, लगाए पंडाल। जी हां दोस्तों, किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस के कथित लाठीचार्ज के विरोध में करनाल में मंगलवार को किसानों ने महापंचायत की। इस दौरान हजारों किसानों ने जिला सचिवालय परिसर की ओर मार्च किया और पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ी। कड़ी सुरक्षा के बावजूद किसान जिला सचिवालय परिसर को घेरने में कामयाब रहे। सचिवालय के बाहर किसानों ने पंडाल तैयार कर लिए हैं। करीब 5000 से अधिक किसानों और एसकेएम नेताओं ने यहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण किसानों के लिए लंगर की व्यवस्था कर रहे हैं। नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं। इस दौरान स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने दावा किया कि महापंचायत स्थल से 5 किलोमीटर दूर सचिवालय तक मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने वहां घेराव शुरू कर दिया था। इससे पहले सुबह किसान ट्रैक्टरों और मोटरसाइकिलों पर सवार होकर नई अनाज मंडी में महापंचायत के लिए पहुंचे। उनके यहां एकत्र होने के बीच स्थानीय प्रशासन ने उनकी मांगों पर चर्चा करने तथा उन्हें सचिवालय की ओर मार्च करने से रोकने के लिए उनके 11 नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया था। वरिष्ठ किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन ने करीब 3 घंटे बाद कहा, प्रशासन के साथ हमारी बातचीत नाकाम हो गई क्योंकि वे हमारी मांगों पर सहमत नहीं थे। उसके बाद किसान संगठनों के नेताओं ने महापंचायत में बड़ी संख्या में मौजूद लोगों से मिनी सचिवालय की ओर शांतिपूर्वक मार्च करने का आग्रह किया, जो वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर है। नेताओं ने किसानों से कहा कि वे पुलिसकर्मियों के साथ किसी भी तरह का टकराव न करें और जहां भी उन्हें रोका जाए वे विरोध में वहीं बैठ जाएं। इसके बाद हजारों प्रदर्शनकारी किसान संगठनों का झंडा लेकर सचिवालय की ओर चल पड़े। रास्ते में कई बैरिकेड लगाए गए थे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग की थी, जिन्होंने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से प्रदर्शन कर रहे किसानों का सिर फोड़ने को कहा था। महापंचायत के लिए राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शन पाल, योगेंद्र यादव, उग्राहन और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सहित संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के कई वरिष्ठ नेता करनाल पहुंचे। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बैनर्जी ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी, कहा टीएमसी में आने की तैयारी में 25 बीजेपी विधायक। जी हां दोस्तों, बीजेपी के साथ चुनावी जंग के बाद 2 मई को ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में फिर सत्ता संभालने के बाद से ही दलबदलू नेता तृणमूल कांग्रेस में लौटने की राह देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी के 4 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। मुकुल रॉय जून में सबसे पहले टीएमसी में लौटे थे। उसके बाद 30 अगस्त को तन्मय घोष और 31 अगस्त को बिस्वजीत दास लौटे थे। कालियागंज के मौजूदा बीजेपी विधायक सौमेन रॉय भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। अब विधानसभा में बीजेपी की घटकर 71 सीटों पर हो गई है, क्योंकि जगन्नाथ सरकार और निशित प्रामाणिक ने चुनाव जीतने के बावजूद अपनी लोकसभा सीटों को बरकरार रखा।
सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 25 बीजेपी विधायक टीएमसी में शामिल होने की तैयारी में हैं। हालांकि अभी पार्टी को इस पर निर्णय लेना बाकी है। हालांकि टीएमसी के सूत्रों ने दावा किया कि यह आंकड़ा अधिक हो सकता है, क्योंकि 28 विधायकों ने टीएमसी में शामिल होने के लिए संपर्क साधना शुरू किया है। उनके अनुसार करीब 10 और ऐसे नाम हैं जिन्होंने ममता बनर्जी की टीम में शामिल होने की इच्छा जताई है। न्यूज़ 18 से टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, हाँ, यह सच्चाई है कि बड़ी संख्या में बीजेपी विधायकों ने टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह बात अभिषेक बनर्जी ने कही थी। हम उन्हें अपनी पार्टी में स्वीकार करेंगे। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और हर कोई बंगाल को वैश्विक मानचित्र पर लाने के उनके मिशन का हिस्सा बनना चाहता है। टीएमसी सूत्रों ने कहा कि बंगाल की राजनीति में कुछ संभावित नाम चुनाव लड़ने वाले कुछ गैर विधायक हैं, जिनमें राजीव बनर्जी, सोनाली गुहा, दीपेंदु विश्वास, प्रबीर घोषाल, जितेंद्र तिवारी, रामप्रसाद गिरी और सब्यसाची दत्ता शामिल हैं। सोनाली गुहा और दीपेंदु विश्वास ने सार्वजनिक रूप से टीएमसी में लौटने की इच्छा की घोषणा की और ममता बनर्जी से बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें माफ करने की भी गुहार लगाई है। बाकी नेताओं को हाल के दिनों में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से मिलते हुए देखा गया है, जबकि कुछ ने बंगाल के लोगों को गुमराह करने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। रिटायर्ड कर्नल दीपांशु चौधरी भी घर वापसी की संभावित सूची में हैं, जो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। वो 2016 में बीजेपी के साथ थे और छोटे कार्यकाल के बाद सोशल मीडिया टीम को मजबूत करने के लिए टीएमसी में शामिल हो गए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 कांग्रेस की तैयारियों को धार देने यूपी आएंगी प्रियंका गांधी, तय किए 3 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, मिशन 2022 की सियासी बिसात पर उतारने के लिए कांग्रेस ने लगभग 40 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए हैं। इनमें पूर्व विधायक, सांसद, मौजूदा विधायक या चुनावों में नंबर 2 पर आने वाले प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी 10-11 सितंबर को यूपी दौरे पर आ सकती हैं। कांग्रेस इन 40 प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कुछ प्रत्याशियों से एक कर फोन पर सीधे बात की और इन सभी को चुनाव लड़ने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपनी तैयारियां तेज करें, मजबूती से लड़ें और जीत कर आएं, पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करें और साफ कहा कि आप पर नजर रखी जाएगी। वहीं कुछ प्रत्याशियों को राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने फोन करके तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। इन नामों में सहारनपुर से इमरान मसूद, प्रयागराज शहर उत्तरी से अनुग्रह नारायण सिंह, शामली से पंकज मलिक, झांसी से प्रदीप आदित्य जैन, बख्शी का तालाब से ललन कुमार, कानपुर की गोविंद नगर सीट से करिश्मा ठाकुर, शोहरतगढ़ सीट से पप्पू चौधरी समेत कई नाम शामिल हैं। गयादीन अनुरागी, ब्रिजलाल खाबरी, अखिलेश प्रताप सिंह आदि को भी चुनाव लड़ने के लिए बोला गया है। इसके अलावा 60 अन्य नामों पर भी प्रियंका गांधी अंतिम रूप से विचार कर रही हैं और इन नामों पर फैसला कर अगले हफ्ते तक जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी प्रियंका गांधी के दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लखनऊ दौरे के दौरान वो विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही तैयारियों का जायजा लेंगी। साथ ही साथ संगठन के विभिन्न नेताओं के साथ चर्चा करेंगी। अपने दौरे के दौरान प्रियंका गांधी संगठन की समीक्षा भी करेंगी। इस दौरे में वो पार्टी की राज्य चुनाव समिति और सलाहकार समिति के अलावा अन्य समितियों के साथ भी बैठकें करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। फिर आया सुप्रीम फैसला, ट्रेन देरी से पहुंची तो जिम्मेदार है रेलवे। जी हां दोस्तों, ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। उसका कहना है कि रेलवे ट्रेनों के लेट होने की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इससे किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निजी क्षेत्र के साथ कम्पीट करना है तो उसे अपने सिस्टम और कार्यशैली में सुधार लाना होगा। कोर्ट ने रेलवे को ट्रेन में देरी के एक मामले में एक यात्री को 30,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। जस्टिस MR शाह और अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा कि रेलवे ट्रेनों में देरी के लिए अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। बेंच ने कहा कि अगर रेलवे देरी की वजह बताने में नाकाम रहता है तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यात्रियों का समय कीमती है और ट्रेनों में देरी के लिए किसी न किसी को जवाबदेह बनाना होगा। कोर्ट ने कहा, यह प्रतिस्पर्धा और जवाबदेही का समय है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को निजी क्षेत्र के साथ कम्पीट करना है तो उसे अपने सिस्टम और कार्यशैली में सुधार करना होगा। देश के लोग, यात्री शासन प्रशासन की दया पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। यह मामला संजय शुक्ला से जुड़ा है। वो अपने परिवार को साथ 11 जून 2016 को अजमेर जम्मू एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे। ट्रेन को सुबह 8:10 पर जम्मू पहुंचना था, लेकिन यह 12 बजे अपने गंतव्य पर पहुंची। इससे शुक्ला परिवार की फ्लाइट मिस हो गई। उन्हें दोपहर 12 बजे की फ्लाइट से जम्मू से श्रीनगर जाना था। परिवार को टैक्सी से जम्मू से श्रीनगर जाना पड़ा। इसके लिए उन्हें 15,000 रुपये देने पड़े। साथ ही उन्हें लॉजिंग के लिए भी 10,000 रुपये देने पड़े।
अलवर जिले के कंज्यूमर फोरम ने उत्तर पश्चिम रेलवे को शुक्ला को 30,000 रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। स्टेट और नेशनल फोरम ने इस फैसले को सही ठहराया। रेलवे ने फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम्स के फैसले को बरकरार रखा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अपनी दलील में कहा कि रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन कोचिंग टैरिफ नंबर 26 पार्ट के रूल 114 और 115 के मुताबिक ट्रेनों में देरी होने पर रेलवे की मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया। इससे पहले प्रयागराज एक्सप्रेस के लेट होने के कारण 2 यात्री करीब 5 घंटे की देरी से दिल्ली पहुंचे थे। इस वजह से उनकी कोची की फ्लाइट छूट गई थी। इन यात्रियों ने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और फोरम ने रेलवे पर जुर्माना लगा दिया। करनाल में फिर होगा संग्राम, हजारों किसानों ने किया सचिवालय की तरफ कूच, प्रशासन से बातचीत फेल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले में एक बार फिर से अशांति फैलने की आशंका बढ़ गई है। मंगलवार को हजारों किसानों ने प्रशासन की हिदायत के बाद भी जिला मुख्यालय की ओर कूच कर दिया है। इससे पहले किसान संगठनों के नेताओं ने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। इसके बाद किसानों ने मुख्यालय का घेराव करने का फैसला करते हुए कूच कर दिया है। किसान संगठनों ने मांग की थी कि 28 अगस्त को जिले में हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, वरना वे करनाल में स्थित मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। अधिकारियों के साथ किसानों की लंबी बैठक चली, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इसके बाद किसानों ने मिनी सचिवालय का रुख कर दिया है। वहीं प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती की है। बड़ी संख्या में किसान मंगलवार को सुबह ही ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों और कारों में सवार होकर अनाज मंडी पहुंचे थे। इसके बाद 11 किसान नेताओं के डेलीगेशन को अधिकारियों ने बातचीत के लिए बुलाया था। सीनियर किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्रहन ने बताया कि प्रशासन के साथ हमारी बातचीत फेल रही है, क्योंकि वे हमारी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बैठक फेल होने के बाद किसान नेताओं ने अपने समर्थकों से कहा कि वे एकत्रित होकर मिनी सचिवालय की ओर शांतिपूर्ण मार्च करें। अनाज मंडी से सचिवालय की दूरी 5 किलोमीटर की है। इसके साथ ही नेताओं ने किसानों से अपील की है कि वे पुलिस के जवानों से न भिड़ें और जहां भी रोका जाए वहां विरोध प्रदर्शन करें। हजारों की संख्या में किसान अपने संगठनों के झंडे लिए हुए सचिवालय की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिस ने रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग कर रखी है। आशंका है कि पुलिस के रोकने पर हिंसा की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी के चलते प्रशासन ने 40 कंपनियों को सुरक्षा में तैनात कर रखा है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भिवानी बीजेपी में बगावत, कार्यकर्ताओं ने ओपी धनखड़ का फूंका पुतला, दी आंदोलन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में जिला प्रधान को बदले जाने की मांग को लेकर भाजपा में बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। नाराज कार्यकर्ता लगातार आंदोलन कर जिला प्रधान पर नौकरी व पद देने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने बगावत करने वाले कई पदाधिकारियों को पार्टी से निकाल दिया है, पर नाराज कार्यकर्ताओं ने जिला प्रधान शंकर धूपड़ को न हटाए जाने पर अब पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल 2 और 3 सितंबर को जिला प्रधान शंकर धूपड़ को बदलने की मांग को लेकर नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के जिला कार्यालय के बाहर धरना दिया था। इस पर कार्रवाई करते हुए भाजपा ने धरना देने वाले कई पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में नाराज कार्यकर्ताओं ने अब प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का पुतला फूंका है और मांग न माने जाने पर पूरे प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का पुतला फूंकने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिला प्रधान कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों तक का सम्मान नहीं करते हैं। यही नहीं, इन्होंने यह भी बताया कि सीएम मनोहर लाल खट्टर बिना पैसे लिए नौकरी देने का दावा करते हैं, लेकिन जिला प्रधान उसका ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के कारण आज सरकार और पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी, किसान और हर वर्ग में विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रधान को नहीं बदला गया तो वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और निकाय चुनावों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस पूरी बगावत पर जिला प्रधान चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं 2 दिनों के लिए संगठन की बैठक लेने भिवानी पहुंचे भाजपा सांसद संजय भाटिया ने भी जिला प्रधान का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रधान के घर कोई पद दिया जाता है तो उसमें संगठन की सहमति होती है। किसी पदाधिकारी या कार्यकर्ता को कोई नाराजगी हो तो इसे संगठन में दर्ज करवाएं। ऐसे सार्वजनिक तौर पर सड़कों या मीडिया में बताना खुद की पब्लिसिटी करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा अनुशासनात्मक पार्टी है और इसमें अनुशासनहीनता की कोई जगह नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इटावा से अखिलेश यादव की दहाड़, बोले भाजपा के सत्ता से हटते ही यूपी में सब कुछ हो जाएगा ठीक। जी हां दोस्तों, इटावा के सैफरी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के सत्ता से हटते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा राज में परेशानियों को झेल चुकी जनता हर हाल में भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी।
मंगलवार को अपने पैतृक गांव सैफरी के PWD गेस्ट हाउस में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का समय खत्म हो गया है। जनता इस बात का इंतजार कर रही है कब वोट डाले और कब सरकार को हटाए। योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। इससे जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सम्मान करेगी। कहा कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं, लेकिन किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसके बाद भी योगी सरकार लगातार दावा कर रही है कि उनकी सरकार बड़ी तादाद में बेरोजगारों को नौकरी देने में जुटी हुई है। सपा मुखिया ने कहा कि प्रदेश का विकास पूरी तरह से रुक गया है। आज सब जान गए हैं कि भाजपा ने उन्हें धोखा दिया है। अपना कोई संकल्प भाजपा ने पूरा नहीं किया। 42% वोट के दावेदारी करने वाले अब बंद कमरों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। भाजपा चुनाव हारने जा रही है। जनता ने तय कर लिया है कि वो इस बार भाजपा का सफाया कर देगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को पार्टी से जोड़ेगी कांग्रेस, 16 सूत्रीय एजेंडे को लेकर चलाया जाएगा अभियान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सारी पार्टियां अल्पसंख्यकों पर ही फोकस कर रही हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बाद अब कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने तय किया है कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के बीच एक अभियान चलाया जाएगा और जो लोग नाराज होकर चले गए हैं उन्हें पार्टी में दोबारा लाने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो जिला स्तर पर होने वाली अल्पसंख्यक विभाग की बैठकों में भी 16 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा की जाएगी और उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में कांग्रेस संगठन की संरचना को मजबूत किया गया है और वो अल्पसंख्यकों को पार्टी में वापस लाने के लिए घर घर जाएंगे। दरअसल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी और यूपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख शाहनवाज आलम यहां यूपीसीसी मुख्यालय में एक बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें इस 16 सूत्रीय एजेंडे पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने समाजवादी पार्टी सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए दंगों की न्यायिक जांच का वादा करते हुए एक 16 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव में भी राजस्थान सरकार द्वारा पारित विधेयक की तर्ज पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने का वादा किया गया है। इसमें कहा गया है कि सत्ता में आने पर पार्टी राज्य विधानमंडल में एक विधेयक पारित करवाएगी और उसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगी। दंगों की जांच और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून के वादे के अलावा उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रस्ताव में सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान बंद किए गए टैनरियों को खोलने, नागरिकता संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय रजिस्टर के खिलाफ आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों को वापस लेने का भी वादा किया गया है। पिछले 30 वर्षों में वक्फ संपत्तियों में अनियमितताओं की जांच, मनमोहन सिंह सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों के लिए 2350 करोड़ के पैकेज का कार्यान्वयन, अल्पसंख्यकों के छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास, कानपुर में 1992 के दंगों में माथुर आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन और ऐसे निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा जिनके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा गाय संरक्षण कानून के तहत मामलों को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने मीडिया कर्मियों के साथ अनौपचारिक बातचीत में हाल ही में संकेत दिया था कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन के लिए तैयार है। कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि उनकी पार्टी केवल छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज होगी मोदी कैबिनेट की बैठक, किसानों को लेकर लिया जा सकता है ये फैसला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में गेहूं और अन्य फसलों पर MSP बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी के आवास पर होने वाली इस बैठक में टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज देने के लिए भी फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। बता दें कि किसानों का 9 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। यही नहीं, हाल के दिनों में किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को और तेज किया है। आज ही किसान संगठनों ने हरियाणा के करनाल में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय तक मार्च निकाला। का क्या कहना है इसके बाद भारतीय किसान यूनियन BKU के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, हम किसान साथियों समेत लघु सचिवालय करनाल में पहुंच चुके हैं। पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया था, लेकिन युवाओं के जोश के आगे पुलिस को छोड़ना पड़ा। किसान साथियों के साथ सचिवालय पर उपस्थित हूँ, लड़ाई जारी रहेगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेताओं ने सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। किसान संगठनों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाएंगे।
बीजेपी के खिलाफ और बड़ी सभाओं का आयोजन करेंगे। आंदोलनकारी किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस ले और एमएसपी पर कानून बनाए।